डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली प्रद्युमन जी, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हटके कुछ तो एकदम ना, हटके एकदम से, फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट, एग्जैक्टली यस, बढ़िया। मतलब देखो आप खुद ही जिस प्रकार से वहां पे स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ना, दैट ऑल टुगेदर इज फॉर्मिंग अ परफेक्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ आउटलायर। बात समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर अब पोरवाल जी ने क्या बोला, डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मतलब ऐसी कोई डेटा पॉइंट होगा जो कि बाकी ऑब्जर्वेशन से अलग है। और राकेश जी ने उसमें और ऐड कर दिया कि वो फार अवे होता है, मतलब वो डेटा पॉइंट जो हम डिफरेंट बोल रहे हैं वो इन टर्म्स उनकी फीचर वैल्यूज बहुत दूर दूर होती है एक दूसरे से, यानी डिसिमिलैरिटी ज्यादा, सिमिलैरिटी कम है। ये मतलब आपको समझना है, ये फंडा आपको जानना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द आउटलायर्स देन। चलो, बेसिक डेफिनेशन तो आपने ही मुझे बता दी, मैंने आपको कुछ नहीं बताया भैया, है कि नहीं? पहले एक एग्जांपल में डिस्कस कर चुका हूं। अब जो है अपन शुरू करते हैं। 7-5 हो चुके हैं, तो कुछ डिस्कशन आरंभ किया जाए। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड जस्ट आई शेयर द स्क्रीन, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ओके चलो जी, हाँ, एक एक एल्गोरिदम है भैया, डीबी स्कैन, ये वो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं यहाँ पे। खराब अंबा, हाँ। रोशन जी कह रहे खराब अंबा भैया, मतलब ये कोनो काम का नहीं है यार, ये ना काम खराब करने की बात कर रहा है। खराब खरबूजा, खराब, लाइक खरबूजे को देख के फिर खरबूजा रंग बदले, खराब होगा। उस तरीके से आप देखेंगे, अभी ये रिलेट कर पाएंगे इन ऑब्जर्वेशंस को आप। हाँ जी, चलो, यस नो हो जाए। आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रही है, सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है। चलो, मैं आपके चैट देख रहा हूँ, यस नो हो जाए। चलो जी, चलो जी, चलो जी, जल्दी। हेलो जी, चलो जी, हेलो जी, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ठीक है। आई हैव रिसीव्ड मेनी यस, चलो ठीक है। समझ में आ गया कि आप तक मेरी आवाज बुलंद पहुंच रही है। और साथ ही साथ जो है भैया, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन ऑन द स्क्रीन एज वेल। चलो ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, बस मैं थोड़ा सा पेंसिल ले लूं, जरूरत पड़ सकती है भैया, है कि नहीं? तो भैया सबसे पहला, सबसे पॉपुलर, देखो अभी आपको आउटलायर तो बताने की जरूरत नहीं, हम पहले ही समझ चुके हैं क्या होता है। डीबी स्कैन और ऐसे बहुत सारे और एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम लोग चेकआउट करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर कौन सा है, कौन सा आउटलायर है, कौन सा मेरा नॉर्मल पॉइंट है। अब उसमें सबसे विख्यात, सबसे प्रख्यात जो यूज किया जाता है वो है डीबी स्कैन एल्गोरिदम। यहां पे हम डेंसिटी के बेसिस पे स्कैन मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेंसिटी के बेसिस पे स्कैन मार रहे हैं हमारे ऑल ओवर डेटा का। अब वो डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कैसे बात किया जा रहा है, उसमें हम दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एप्सिलॉन एंड मिड पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन? एप्सिलॉन मतलब देखो जी, एक सिंपल सा यार यूनिट डिस्टेंस है। मतलब एक सिंपल सा, लाइक अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो ये है मेरा एप्सिलॉन। अब इसका मतलब क्या, कि ये एप्सिलॉन पॉइंट जो है, मैं एक पॉइंट से नापूंगा, ये डिस्टेंस एक पॉइंट से लूंगा, और ये एप्सिलॉन डिस्टेंस का रेडियस बनाऊंगा फॉर दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट। जैसे कि अभी अगर ये इतना ढंग से नहीं बना होगा, इधर देखो, ये देखो, ये मेरा डेटा पॉइंट है, सही बात है, ये मेरा डेटा पॉइंट है। अब इस डेटा पॉइंट को यहां सेंटर रखते हुए मैंने एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक सर्कल बना लिया। अच्छा जी, आप बोलोगे फिर सर सर्कल बनाने की कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ये आपका पहला पैरामीटर हो गया। अब उस सर्कल के अंदर आपको चेक करना है मिनिमम पॉइंट्स कितने लाए करते हैं। अब ये तो सिर्फ मैंने 3 दे दिया है, वो कितने भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। आप 4, 5, 6 जितना भी आप चाहो उतने आप डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर डेटा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे यहां पे 1, 2, 3, 4, यानी कि सर्कल के अंदर मुझे 4 डेटा पॉइंट दिख रहे हैं। तो ऐसे रिस्पेक्टिव, ऐसे इस रिस्पेक्टिव पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोर पॉइंट बोलेंगे। बेसिकली हमारे यहां आइडिया ये होता है कि हम अपने हर डेटा पॉइंट को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में। एक तो होता है कोर डेटा पॉइंट, एक होता है बाउंड्री पॉइंट, और एक होता है नॉइज या आउटलायर जिसे हमें डिटेक्ट करना है। तो कोर डेटा पॉइंट या कोर पॉइंट का फंडा ये रहता है कि जो भी पॉइंट को आप अपने सेंटर रख के एप्सिलॉन डिस्टेंस का सर्कल बनाया, और उसके अंदर आपको अगर जितने आपके मिनिमम पॉइंट, अगर आपके जितने मिनिमम पॉइंट है उससे ग्रेटर देन, मिनिमम पॉइंट से अगर ग्रेटर देन, उससे ज्यादा अगर आपको डेटा पॉइंट उस सर्कल के अंदर मिलते हैं, तो यानी कि ये वाला जो आपका डेटा पॉइंट जिसको मद्देनजर रखते हुए आपका सर्कल बनाया गया था, वो आपका कोर पॉइंट है। वो आपका कोर पॉइंट है, मतलब वो ऐसा डेटा पॉइंट है, सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत सारे और दूसरे पॉइंट से घिरा पड़ा हुआ है। ये चीज आपको समझनी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है बीपी, यानी बॉर्डर पॉइंट। अब ये बॉर्डर पॉइंट, या इसे इसे मतलब ये कैसे अभी इसे आइडेंटिफाई किया जाए, कि ये बाउंड्री पॉइंट भी कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट है, चलो इसको कंसिडर करते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो अब ये कैसे किया जाए? अब अगर आप गौर से इस वाले पॉइंट को देखेंगे, तो इसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बनाया हुआ है, इस हिसाब से देख लो, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे रेडियस बना लिया। अब ये रेडियस बनाने के बाद इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 3 डेटा पॉइंट है। तो ये आपका कौन सा डेटा पॉइंट हुआ? कोर डेटा पॉइंट हुआ। दिस इज योर कोर डेटा पॉइंट, क्योंकि यहां पे भैया 3 आपके मिनिमम पॉइंट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुकी है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं, इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं,
इसका एप्सिलॉन लगा के एक सर्कल बनाता हूं, और सर्कल के अंदर मुझे एक डेटा पॉइंट दिख रहा है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है क्या कोर डेटा पॉइंट की डेफिनेशन के लिए? क्या ये सफिशिएंट है? आप देखो ये डॉटेड सर्कल जो है बेसिकली ये इसी पॉइंट को मद्देनजर रख के बनाया हुआ है। तो इस रिस्पेक्टिव डॉटेड सर्कल में सिर्फ दो ही डेटा पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये और ये दूसरा, बस दो ही है। तो क्या ये मिनिमम पॉइंट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कैसे आउटलायर बोला जाए? नहीं, रुको रुको रुको। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुरंत अपन उठ के ऐसा नहीं बोलते कि भैया वो आउटलायर नहीं। एक लास्ट कंडीशन चेक करनी होती है, एक लास्ट कंडीशन ऐसी चेक करनी होती है कि चलो ठीक है भैया मिनिमम पॉइंट का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी पॉइंट आपके यहां पे इर्द गिर्द आसपास में है, टू विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा पॉइंट, जितने भी इर्द गिर्द है, जैसे कि ये वाला डेटा पॉइंट इसका नेबर है, तो चेक करो कहीं ये जो नेबर, ये वाला जो डेटा पॉइंट है, ये जो नेबर है, क्या ये कोर पॉइंट है? चेक करो। तो मैंने तो शुरुआत में बोल दिया था कि भैया ये आपका कोर पॉइंट है, तो शुरुआत में बोल दिया था। अगर ये कोर पॉइंट है और ये उसका नेबर है इस रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट का, जो कि मिनिमम पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पे दो ही डेटा पॉइंट है और चाहिए तीन है, तो भले वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बट इस वाले रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट का जो नेबर है वो एक कोर पॉइंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि भैया तू आउटलायर नहीं है, बाउंड्री पॉइंट है। तो बाउंड्री पॉइंट के लिए कौन सी दो कंडीशन हम चेक करते हैं? सबसे पहला कंडीशन तो ये होता है कि उस रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट के सर्कल के अंडर कितने पॉइंट्स है। अगर वो मिनिमम डेटा पॉइंट्स के लेस देन है, जैसे कि इस सिचुएशन में, तो गो फॉर द सेकंड सिचुएशन, डायरेक्टली डोंट डिक्लेयर इट एज आउटलायर। हम सेकंड सिचुएशन चेकआउट करते हैं। सेकंड सिचुएशन में हम लोग क्या चेकआउट करते हैं कि इसके जो भी नेबर्स हैं, क्या उन नेबर्स में से कोई कोर पॉइंट है? अगर वो कोर पॉइंट है तो हम इसे रिस्पेक्टिवली नेबर पॉइंट, नेबर मतलब उसको बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे, बराबर है, इस वाले को बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। तो बाउंड्री वाला भी सेट हो गया। अब ऐसे भी डेटा पॉइंट होते हैं जो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं बैठते, यानी कि ना वो बाउंड्री पॉइंट की कैटेगरी में बैठ रहे हैं ना कोर पॉइंट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक अलग ढलग एक डेटा पॉइंट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताइए इसमें कितने टोटल पॉइंट है? कितने हैं? एक ही है। इसका कोई नेबर है? नहीं है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से आउटलायर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। मान लो अगर मैंने एक डेटा पॉइंट यहां पे ले लिया, डेटा पॉइंट ले लिया, अब मेरे इस सर्कल में कितने डेटा पॉइंट है? दो डेटा पॉइंट है। तो ऑब्वियसली मिनिमम है, देन द लाइक मतलब कम है एज कंपेयर टू मिनिमम पॉइंट जितने रिक्वायर्ड है उससे तो कम ही है, तीन चाहिए उसमें दो ही है। तो मैं सेकंड कंडीशन देखता हूं, सेकंड कंडीशन देखता हूं कि यार इसमें जो मेरे इस रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट के नेबर है, कहीं वो कोड डेटा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये तो कहीं से भी कोड डेटा पॉइंट नहीं लग रहा, ये खुद ही आपका एक रिस्पेक्टिव आउटलायर है। इसका कोई है? ये कोड डेटा पॉइंट है। अगर आप इसका सर्कल बनाओगे तो क्या इसके सर्कल में कोई तीन से ज्यादा डेटा पॉइंट आ रहे हैं? नहीं आ रहे जी, नहीं आ रहे, तो ये कोर नहीं है। तो अगर ये कोर नहीं है तो आपका ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अगर ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये आउटलायर है। ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी है, सिंपल सा यही फंडा है आपके डीबी स्कैन का। आइसोलेशन फॉरेस्ट थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा सा अलग है, काम इसका थोड़ा सा अलग है। लेट्स कंसिडर मेरे डेटा में यहां पे दो फीचर्स हैं x1 एंड x2, और उनको मैंने कुछ इस तरीके से भैया आपके एक्स वाई प्लॉट के ऊपर मैंने प्लॉट कर दिया है और मुझे ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है। गौर से देखो नाम में क्या है? आइसोलेशन फॉरेस्ट। हम रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर भी आने वाले हैं, बट बिफोर दैट कुछ बेसिक टर्म्स यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हम डिसीजन ट्री जनरेट करते हुए क्या कर रहे थे जी? इंप्योरिटी से प्योरिटी तक का सफर तय कर रहे थे, सही बात है, यही हमने किया था। यानी व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि एक यहां मार दिया, फिर यहां एक स्प्लिट मार दिया, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे भैया देखो मुझे एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यहां एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यहां एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यहां पे इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर दिया था, बराबर है, एंड वी वर जनरेटिंग दैट डिसीजन ट्री। लेकिन फिर उस डिसीजन ट्री में और इस आइसोलेशन फॉरेस्ट के ट्री में फर्क क्या है? ये जो आइसोलेशन फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, और हर एक ट्री का नाम डिसीजन ट्री नहीं होता, आइसोलेशन ट्री होता है। क्या होता है? आइसोलेशन। तो ये जो ट्री आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट आइसोलेशन ट्री। अब आप पूछेंगे सर जी इसमें आइसोलेशन ट्री में ऐसा क्या होता है? अगर ये डिसीजन ट्री का बिहेवियर है तो आइसोलेशन ट्री में क्या होता है पता है? रिग्रेसिव नेचर ऑफ डिसीजन ट्री। रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव मतलब क्या? ये पार्टीशन करते जाता है, ये स्प्लिट करते जाता है, ये स्प्लिट करते जाता है, ये स्प्लिट करते जाता है, तब तक करता रहता है जब तक भैया आपको एक एक सेक्शन में एक एक आइसोलेटेड डेटा पॉइंट दिखाई नहीं देता, तब तक करता रहता है। अपन पहले कहां तक कर रहे थे? जहां पे डिसीजन ट्री में नॉर्मली हम कब तक स्प्लिट करते थे? जहां पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा था कि यार हाँ एक डोमिनेंट क्लास जो है मेरे इस पर्टिकुलर सेक्शन में मौजूद है, तब तक हम कर रहे थे। लेकिन ये जो आपका आइसोलेशन ट्री वाला फंडा है ये रिग्रेस बहुत ज्यादा रिग्रेस है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग को जो है ना इतना इतना रिग्रेसली अप्लाई करता है कि आपके हर एक सेक्शन में एक ही डेटा पॉइंट आ रहा है। अब ऑब्वियसली बात है आप स्प्लिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या?
आपका डिसीजन ट्री बन रहा है। आप स्प्लिट कर रहे हैं मतलब क्या, आपका डिसीजन ट्री बन रहा है। आप स्प्लिट कर रहे हैं मतलब क्या, आपका डिसीजन ट्री बन रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं ना, यही तो फंडा हमने देखा था डिसीजन ट्री में जी। अब यही फंडा सिर्फ आइसोलेशन ट्री के नाम पे हमें चिपकाया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कब तक होगा? तब तक होगा जब तक हमारे हर एक लीफ नोड में, जब तक हमारे हर एक लीफ नोड में हमें एक आइसोलेटेड डेटा पॉइंट नहीं दिखेगा, मिलेगा, तब तक हम ये स्प्लिट करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे। अब आप बोलोगे सर देखो बात तो, और इन नोड्स को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड नोड्स, आईएन, आइसोलेटेड नोड। लेकिन सर जी अब अगला प्रश्न, ठीक है यहां तक तो क्लियर हो गई बात, लेकिन अगला प्रश्न अब ये उठता है कि अब ये जितने भी लीफ नोड है, जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ देम आर आउटलायर्स। ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ नॉर्मल डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली कोई आउटलायर भी हो सकते हैं। तो अब ये जो मेरे पास लीफ नोड की ये बेसिकली पूरी पॉपुलेशन आई है, अब इसमें से मैं कैसे पता लगाऊं, इसमें से मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा कौन सा आउटलायर है और कौन सा नॉर्मल डेटा पॉइंट है? तो यहां पे भैया देखो, हम एक आइसोलेशन ट्री नहीं बनाते, यहां पे हम अनेक आइसोलेशन ट्री बनाते हैं। ये एक हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से एन नंबर ऑफ आइसोलेशन ट्रीज हम बनाते हैं। कितने? एन नंबर ऑफ। 100 जो है बाय डिफॉल्ट यहां पे अपना जो है आंकड़ा होता है, एन इक्वल टू 100 बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम में आंकड़ा होता है कि इतने हम लोग जो है आइसोलेशन ट्रीज अपने बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, वेरियस स्प्लिट्स को फॉलो करते हैं। लेट से पहले मैंने x1 के ऊपर स्प्लिट किया, फिर x2 के ऊपर स्प्लिट किया, ऐसे बहुत सारे हम लोग जो है स्प्लिट्स परफॉर्म करते जाते हैं, एंड अलग अलग वेरिएशन के हमारे जो रेस्पेक्टिव आइसोलेशन ट्री से बनते हैं, एंड इसी आइसोलेशन ट्री के कलेक्शन को बोलते हैं आइसोलेशन फॉरेस्ट, एंड हेंस द नेम इज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव टेक्निक। लेकिन सर प्रश्न तो वही है, प्रश्न तो वही है कि आखिरकार फिर कौन सा डेटा पॉइंट आपका नॉर्मल है, कौन सा आउटलायर, ये कैसे पता लगाए? तो इसके लिए भैया हम अपना एनोमली स्कोर या आउटलायर स्कोर फाइंड आउट करते हैं। एस फॉर एनोमली स्कोर, एक्स फॉर योर सिंगल डेटा पॉइंट, मतलब ये जो लीफ नोड में मौजूद है ना, एक्स मतलब सिंगल डेटा पॉइंट जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, आउटलायर भी हो सकता है, एंड एम मतलब क्या? आपका साइज ऑफ डेटा दैट यू हैव कंसिडर्ड, जो आपका साइज ऑफ डेटा यू हैव कंसिडर्ड, ठीक है। अब इट इज इक्वल टू दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। इस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला को जो है हम तोड़ सकते हैं बहुत सारे भाग में। यानी कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर क्या कहना चाहता है, मैं बताता हूं न्यूमरेटर क्या कहना चाहता है। न्यूमरेटर इज सिंपली द एवरेज ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द डेप्थ ऑफ रिस्पेक्टिव डेटा सैंपल ऑफ वेरियस आइसोलेशन ट्रीज। आई नो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से विजुअली समझाता हूं, ठीक है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं भैया, सिंगल डेटा पॉइंट, यानी कि हम सैंपल बाय सैंपल यहां पे कंसिडर कर रहे हैं ना। तो सैंपल बाय सैंपल हम कर रहे हैं, लेट से मेरे एक डेटा पॉइंट है x1, ओके और ये है देखो, ये x1 है मेरा, ये x1 है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो मेरा x1 है, ये हर एक डिसीजन ट्री में अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग लीफ नोड की पोजीशन पे ये मेरा x1 जो है मौजूद होगा फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेशन ट्री। और ऐसे हम एन आइसोलेशन ट्री बनाएंगे, और हर एक आइसोलेशन ट्री में हम इसकी डेप्थ देखेंगे। हम इसकी क्या करेंगे? डेप्थ देखेंगे कि रूट से लेके इस नोड तक कितना डिस्टेंस है, रूट से लेके इस नोड तक, इंटरेस्टेड नोड तक कितना डिस्टेंस है। तो लेट्स से दैट इज बी D1, D2, D3, D4, इस तरीके से हर एक आइसोलेशन के लिए हम लोग जो है आइसोलेशन ट्री के लिए इस रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट से जुड़ा हुआ जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसको इस तरीके से रख देंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डी टिल द DN एंड डिवाइड बाय n। यानी मैंने क्या किया? एवरेज निकाला। मैंने क्या किया? लेट्स कंसीडर यहां पे मेरे पास 100 डिसीजन ट्री थे, तो 100 डिसीजन ट्री के लिए उसके 100 डिस्टेंसेस अलग अलग जनरेट हुए होंगे और डिवाइड बाय 100, तो ये मेरा न्यूमरेटर टर्म बन जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी ये डिनोमिनेटर टर्म क्या है, सी ऑफ एम क्या है? अब देखो यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हेयर वी वर कंसिडरिंग द कंप्यूटेशन विद द सैंपल, एक्स मतलब सैंपल, एक्स मतलब सैंपल, सिंगल डेटा पॉइंट, एंड यहां क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम एम कंसिडर कर रहे हैं। एम मतलब क्या? साइज ऑफ डेटा, मतलब वी आर कंसिडरिंग द डेटा, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस आपने अभी देखी, ये मैं पूरी एंटायर डेटा के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। समझ में नहीं आया? बताता हूं। एवरेज ऑफ एच ऑफ एक्स गिवन एम, गिवन एम मतलब क्या? कि ये जो पूरी प्रोसेस थी एवरेजिंग की, ये हम लोग बेसिकली हर एक डिसीजन ट्री पे फॉर ईच एंड एवरी नोड अप्लाई करके देखेंगे और उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट योर सी ऑफ एम इज। अब बात समझे? जैसे मैंने यहां पे सिर्फ भैया एक सैंपल के साथ कंसीडर किया, न्यूमरेटर का टर्म का जो भी मेरा कैलकुलेशन था, आई डिड इट विद रिस्पेक्ट टू वन सैंपल। लेकिन सी ऑफ एम क्या बोलता है कि यही चीज मैं एक सैंपल के लिए नहीं, ये मैं हर पूरे एंटायर डेटा में जितने भी सैंपल्स हैं और उन सैंपल्स का जितना भी डिस्टेंस हर एक रिस्पेक्टिव इटरेशन ट्री में जितना भी है, आइसोलेशन ट्री में सॉरी, जितना भी है, उसका मीन निकाल के मैं सी ऑफ एम कंप्यूट करूंगी या करूंगा, जो भी है यार, इसको जेंडर नहीं देना चाहिए कि नहीं? आप बात समझ में आ रही? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सर टू हैवी टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी डोंट वरी, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? न्यूमरेटर टर्म क्लियर है? यस नो, यस नो? न्यूमरेटर टर्म क्लियर है? यस नो, यस नो? इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है, चलो वो भी क्लियर नहीं है, मैं वापस से बताता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस से बताता हूं, वापस से बताता हूं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। आइसोलेशन ट्री का शुरुआत में मैं बता चुका हूं क्या क्या फंडे रहते हैं, किस प्रकार से हमें करना है, कैसे स्प्लिटिंग करनी है, हर एक सेक्शन में हम डेटा पॉइंट तक जाते हैं। मुद्दे की बात यहां से शुरू होती है कि हम क्या करने वाले हैं। न्यूमरेटर टर्म क्या कहता है, यहां मैंने क्लियरली आपको बताया, एक्स इज नथिंग बट सिंगल डीपी। अब यहां पे मान लो 50 डेटा सैंपल है, तो यहां पे 50 डेटा सैंपल के लिए कंप्यूटेशन होगा, तो एक्स मतलब आपके 50 डेटा सैंपल की बात कर रहा हूं मैं, एक 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 करते हुए। और एम मतलब क्या? एम मतलब क्या? आपका टोटल भैया पूरा डेटा का साइज, यानी कि 50। आप बात समझ पा रहे हैं? ये डिफरेंस है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्स का मतलब सैंपल बाय सैंपल में कंसिडर कर रहा हूं, एम का मतलब बोले तो पूरा डेटा में कंसिडर कर रहा हूं। तो एक्स यहां पे वही मैं दे रहा हूं, यहां पे मैं एक सैंपल दे रहा हूं, लेट से x1 दे दिया, और यहां पे मैंने पूरा अपना साइज ऑफ डेटा यानी कि 50 दे दिया, तो अब उसके ऊपर ये कंप्यूटेशन होगा। आप बात पकड़ पा रहे हैं? आप बात समझ पा रहे हैं? और ऐसा ही कंप्यूटेशन हर एक सैंपल के लिए मैं करने वाला हूं, यानी कि हर एक एक्स वैल्यू के लिए मैं करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो जी, न्यूमरेटर की टर्म कैसे निकली। अब हमें पता है कि सिंगल डेटा पॉइंट हमारे हर एक लीफ नोड पे मौजूद है, उसमें से कुछ नॉर्मल हो सकते हैं, कुछ आउटलायर हो सकते हैं, ये भी पता है। अब कैसे डिटेक्ट किया जाए मैं बताता हूं। ई ऑफ एच ऑफ एक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, न्यूमरेटर कैसे कैलकुलेट किया। हमारे लेट से एन नंबर ऑफ आइसोलेशन ट्रीज जो है वो जनरेट हुए हैं। मैं कई बार आइसोलेशन डिसीजन ट्री बोल देता हूं, समझ लिया करो, बस भावनाएं समझो। ये जो मेरे ट्रीज हैं, लेट से मैंने एन नंबर ऑफ ट्रीज जनरेट किए बाय फॉलोइंग दिस स्प्लिटिंग फंडा, टिल वन सेक्शन हमें एक डेटा पॉइंट मिलता है। ठीक है, इतना रिग्रेसिव स्प्लिटिंग मैंने किया, ये मुझे डेटा पॉइंट्स मिले। नाउ आई एम जस्ट डीलिंग विथ, लेट से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सैंपल दिया वो x1 है, ऐसे मेरे पास x1 x2 x3 ऐसे बहुत सारे सैंपल्स मेरे पास डेटा में मौजूद है, जो मैंने यहां पे प्लॉट किए हुए थे, जो मैंने यहां पे प्लॉट किए हुए थे। ठीक है, अब ये जो x1 है, ये मेरे हर डिसीजन ट्री में डिफरेंट डिफरेंट लीफ नोड पोजीशन पे हो सकता है। जैसे कि अगर यहां आप देखेंगे तो इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ मतलब रूट से लेके इस नोड तक का डिस्टेंस, कितने एजेस हैं इसके बीच में, 1 एज, तो इसका डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट। यहां पे ये वाला डिसीजन ट्री अगर आप देखेंगे तो x1 की जो पोजीशन है, ये डेटा पॉइंट की जो पोजीशन है, वो लीफ नोड पे ही होगी, वो तो हमें पता ही है, लेकिन रूट से कितना डिस्टेंस पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक और एक टोटल कुल मिला के 2 एजेस, तो यहां डिस्टेंस कितना हो गया, 2 यूनिट्स का हो गया। तो ऐसे ही भैया हम अपने जितने भी एन नंबर ऑफ डिसीजन, नॉट डिसीजन, आइसोलेशन ट्रीज रहेंगे, जितने भी आइसोलेशन ट्रीज रहेंगे, उनका जो रिस्पेक्टिव इस डेटा पॉइंट के लिए डिस्टेंस है, वो हम कंप्यूट करते हैं एज D1 D2 D3 फॉर रिस्पेक्टिव आइसोलेशन ट्रीज टिल एन आइसोलेशन ट्रीज, एंड उसे हम डिवाइड कर रहे हैं बाय एन। लेट से अगर मेरे पास 100 आइसोलेशन ट्रीज है तो एन विल बी और 100, एंड 100 डिसीजंस विल बी लाइक योर डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड, एंड फिर वो जो हमारी एवरेज टर्म होती है, दैट इज योर ई ऑफ एच ऑफ एक्स, दैट इज योर ई ऑफ एच ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। अब ये कार्यक्रम अपन ने किया है एक डेटा पॉइंट पे। सिंपल भाषा में बोलता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस शायद आपको कॉम्प्लिकेट कर दे, तो मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं। यहां पे जो मैं सी ऑफ एम की बात कर रहा हूं, सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहोगे तो वो ये समझो कि ऊपर वाले में ई ऑफ एच ऑफ एक्स में तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू वन डेटा पॉइंट डील किया, लेकिन सी ऑफ एम में यही कार्यक्रम हम अपने सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर कंप्यूट करने वाले हैं, उसका एवरेज वहां मेंशन करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझनी है। न्यूमरेटर में वन सैंपल, डिनोमिनेटर में पैकेज, उसका एवरेज, ये चीज अपन कंसिडर कर रहे हैं, और यही चीज मैंने सी ऑफ एन में मेंशन की है, एवरेज ऑफ एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स अंटिल वी गेट द आइसोलेटेड डेटा पॉइंट, तो वही तो एच ऑफ एक्स है, वही तो मैं डिस्टेंस बोल रहा था, वही तो डिस्टेंस बोल रहा था, उसी को तो मैं एच ऑफ एक्स बोल रहा हूं। एच ऑफ एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टेप्स कह लीजिए, या डिस्टेंस कह लीजिए, या डेप्थ कह लीजिए, वो कुछ भी कहना कह लीजिए, उसका जो एवरेज है हम फाइंड करते हैं गिवन एम। गिवन एम मतलब क्या, कि भैया जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट उस रिस्पेक्टिव डेटा सेट में है, उनके लिए, यानी कि सबके लिए उनका एवरेज, जो भी डिस्टेंस है, स्टेप्स हैं, डेप्थ है, उसका एवरेज जो है वो आपको वहां पे रखना है। सिंपल सी बात है। अब अगर ये आपके मुद्दा अगर समझ में आ गया है, ठीक है, इफ दिस इज व्हाट, सर जो नोड सेम लेवल पे हुआ उनका डिस्टेंस सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा जी, बिल्कुल सेम होगा, क्यों नहीं होगा सेम डिस्टेंस, बिल्कुल सेम होगा। अब ये वाला तो फंडा आ गया। अब इसके बाद फाइनली आपका एक स्कोर तो जनरेट होता है, क्योंकि फाइनली हम भैया एनोमली स्कोर जनरेट कर रहे हैं ना, इसके लिए तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इस स्कोर की वैल्यू, अगर इस स्कोर की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर रही,
इसे बोलते हैं कंटैमिनेशन फैक्टर या फिर थ्रेशोल्ड फैक्टर। कंटैमिनेशन इसे बोलते हैं, कंटैमिनेशन मतलब क्या, अगर आपके आउटलायर हद से ज्यादा है तो यानी कि कंटैमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो आपकी ये वैल्यू हाई रहेगी, यानी 0.5 के ऊपर जाएगी। अगर ये वैल्यू 0.5 के ऊपर गई यानी कि आपका रिस्पेक्टिव वो डेटा पॉइंट क्या है, आउटलायर है, यानी कि वो आपका रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट के लिए जो आपका स्कोर निकला है वो आउटलायर है। लेकिन अगर आपका डेटा पॉइंट के लिए स्कोर लेस देन या इक्वल, लाइक लेस देन अगर 0.5 निकलता है, क्योंकि इक्वल टू के लिए तो भैया वो आउटलायर में चला जाएगा, अगर वो लेस देन 0.5 निकलता है तो हम उसे बोलेंगे कि भैया आप जो हो नॉर्मल डेटा पॉइंट हो, आप कोई बड़े आउटलायर नहीं हो, आप नॉर्मल हो डेटा पॉइंट, क्योंकि कंटैमिनेशन फैक्टर के अंडर आप आते हो। अगर कंटैमिनेशन फैक्टर को एक्सीड करते हो तो फिर भैया उसे आउटलायर घोषित किया जाता है। सिंपल सी बात है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज लोकल आउटलायर फैक्टर। आई थिंक सो ना, एक बार मैं नाम देख लेता हूं, ये अपन इंप्लीमेंट करने वाले, देख लीजिए सभी चीजें, these all things we are going to implement। ये आइसोलेशन, हाँ, लोकल आउटलायर फैक्टर, यस करेक्ट, लोकल आउटलायर फैक्टर अगर आप गौर से देखेंगे, जस्ट सी टू इट व्हाट इट इज। देखा जाए तो हमारे जो आउटलायर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट हियर, दिस इज अ लोकल आउटलायर, दिस इज अ ग्लोबल आउटलायर। क्यों, क्यों लोकल आउटलायर, क्यों ग्लोबल आउटलायर, व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस जी, ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस। आपके जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स हैं उसके बड़ा ही करीब ये आपका लोकल आउटलायर है, भले ही थोड़ा सा दूर है लेकिन करीब है। और ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये आपका 100% ग्लोबल आउटलायर है, ये तो प्योर आउटलायर है आपका जो दूर है। अब लोकल आउटलायर का भी एक फंडा आपको समझना है कि अगर कल को मैं थोड़े से ऐसे नए नए डेटा पॉइंट्स अगर ऐसे अपने प्लॉट कर दूं, लेट से कुछ इस प्रकार से, अगर मेरे नए नए डेटा पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट कर दूं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मेरा ये वाला जो अभी लोकल आउटलायर है ये आपका नॉर्मल डेटा पॉइंट बन जाए। आप बात समझ पा रहे हैं, इतनी नजदीकी, इतनी जो पास है वो आपका डेटा पॉइंट मौजूद है। तो अब भैया इनको डिटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि मोस्टली अभी तक हमने जो टेक्निक्स देखी उसमें ग्लोबल आउटलायर बढ़िया तरीके से डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन लोकल आउटलायर्स का क्या? तो उसमें फिर आपका लोकल आउटलायर जो फैक्टर है वो काम आता है, वो डिटेक्ट करने में काम आता है। कैसे करता है वो डिटेक्ट? के इक्वल टू 3 की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट्स कंसिडर के इक्वल टू 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी वैल्यू लेनी है आप वो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे हो क्या रहा है, लेट्स कंसिडर ये मेरा लोकल फैक्टर है, ओके, लोकल आउटलायर है, सॉरी लोकल आउटलायर है, ठीक है। अब k इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, हम के एन एन में भी देखने वाले हैं, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर कितने, नियरेस्ट नेबर 3 नियरेस्ट नेबर। तो व्हाट वी वांट कि हमारा ये जो डेटा पॉइंट है ये उसके करीबी 3 नेबर्स के साथ अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करे। क्या बोला मैंने, क्या बोला? ये जो आपका डेटा पॉइंट है ये उसके करीबी नियरेस्ट 3 नेबर्स के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करे। तो चलो ये मेरे उसके, लेट से ये लोकल आउटलायर के ये 3 डेटा पॉइंट्स थे, उनके साथ इसने क्या कर लिया भैया, अपना डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो क्या यहीं रुकना है कि नहीं, सेम फॉर इट्स नेबर एज वेल, मतलब अब ये जो है ये आपके लोकल आउटलायर के नेबर हैं। अब ये नेबर भी क्या करेंगे, उनके जो 3 नियरेस्ट नेबर है, देखो ये इसके 3 नियरेस्ट नेबर है, बराबर है, और फिर ये इसके 3 नियरेस्ट नेबर हैं, और फिर उसके बाद ये इसके 3 नियरेस्ट नेबर हैं। अब बात समझ पा रहे हैं भाई, हो जा, छोटा हो जा, दिक्कत कम दे। हाँ, तो भैया ये इसके 3 नियरेस्ट नेबर है, तो ऐसे हम लोग प्रोपेगेट करते जाएंगे, करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग एमएलएम की स्कीम नहीं बोलते, तू भैया 3 जोड़, तेरे नीचे 3 जोड़, तेरे नीचे 3 जोड़, तेरे नीचे 3 जोड़। तो हम लोग किनको जोड़ते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं। सबसे ज्यादा बंटा धारा हम अपने करीबी वालों का ही करते हैं कि हाँ जो हमारे करीबी होंगे। तो वही एग्जांपल यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे भैया हम के इक्वल टू 3 में नियरेस्ट नेबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस निकालने से क्या होता है, डेंसिटी पता चलती है। डेंसिटी पता चलती है मतलब कैसे, हाउ, डेंसिटी कैसे पता चलती है? अगर आपने देखा होगा जो बहुत ही हेविली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, आपने वहां नोटिस किया होगा कि जो लोग हैं बड़े नजदीक नजदीक रहते हैं, एक दूसरे के बड़े नजदीक नजदीक रहते हैं। एक एक का घर इधर है तो दूसरे का घर इधर है, आधे फुट का भी डिस्टेंस नहीं रहता उनके घर के बीच में, क्योंकि वहां पे भैया जमीन कम है, लोग ज्यादा है, जमीन कम है, लोग ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हाईली डेंस एरिया, हाईली पॉपुलेटेड एरिया। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मंगोलिया शहर आप देखोगे, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, और इस वक्त जब हम लोग ये एलओएफ डिस्कस करते हैं तो देना तो बनता ही है भैया, मंगोलिया का एग्जांपल बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया देश है, लेकिन उसमें ना पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। भैया एक पहाड़ पे एक घर है तो दूसरे पहाड़ पे दूसरा घर है, दोनों में भैया 10-20 किलोमीटर का अंतर है। तो देखो भैया डेंसिटी कितनी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी देखो कितनी कम है। आप बात पकड़ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे डेंसिटी घटी।
जैसे डिस्टेंस बढ़ा, डेंसिटी घटी। बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज तो यहां हो रही है। अगर मैं डिस्टेंसेस को विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट देखूंगा तो ये डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस दैट वी हैव कंप्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर रडार। यहां जो मैंने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए वो एक दूसरे के बड़े करीब 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 होंगे। और यहां जो मेरे लोकल आउटलायर के साथ जो मैंने डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हैं वो ज्यादा होंगे, बड़े होंगे एज कंपेयर टू दिस। ये देखो, ये रिलेशन होगा। यहां का डिस्टेंसेस जो होंगे इट वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दीज डिस्टेंसेस। तो अगर ये ग्रेटर है यानी कि लो डेंसिटी है। अगर ये लो डेंसिटी है तो ये आपका लोकल आउटलायर है। तो ये आपका लोकल आउटलायर है। और ग्लोबल आउटलायर के बारे में तो वैसे कुछ है भी नहीं, इतनी बड़ी बात। ये तो सबसे कम डेंसिटी वाला होगा तो ये तो एवरी आपका जो है पकड़ा जाएगा, ये तो आउटलायर डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन मामला इसका होता है, और इसमें कैसा मामला चलता है वो मैंने आपको बताया। अब एक भैया आखिरी वाला फंडा देखते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही फंडा है, आज बस आउटलायर को ही डिटेक्ट करना है अपने को। ठीक है, कंटैमिनेशन का रेंज मैंने यहां पे ले लिया, देख लो आपके सामने। 0 नॉट इंक्लूडेड, 0.5 इंक्लूडेड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। राउंड ब्रैकेट लगा मतलब नॉट इंक्लूडेड वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट लगा मतलब इंक्लूडेड वैल्यू। तो इट कैन गो अप टिल 0.5। ओके, जो कंटैमिनेशन हम बोल रहे हैं। अब इस कंटैमिनेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी इस टेक्निक के ऊपर जिसका नाम है इलेप्टिक एनवलप। जैसा नाम वैसे ही काम। इलेप्टिक एनवलप मतलब एक लिफाफा, एक एनवलप जो कि इलेप्टिक शेप का है। कई बार आपने देखा होगा ना, आपके बर्थडे पे, शादी पे, बरसी पे आपको जो है लिफाफे आते हैं अलग अलग शेप के, है ना। कई सर्कल शेप के होते हैं, कोई स्क्वायर शेप के होते हैं। जस्ट कंसिडर कि आपको इलेप्टिक लिफाफा मिल गया, इलेप्टिक शेप का, ओवल शेप का जो है एनवलप मिल गया। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि एनवलप के अंदर भैया मुद्दे वाली बात है, एनवलप के बाहर जो लिखा है वो बेकार की बात है। ये चीज समझो। ये अगर समझ में आ गया तो आपको इलेप्टिक एनवलप समझ में आ जाएगा। लिफाफे के अंदर क्या होता है? पैसा, कैश होता है कि नहीं? तो मुद्दे की बात है वो, है ना, काम की बात है। लिफाफे के बाहर क्या होता है? हाँ जी मैंने दिया है, ये यहाँ सब प्रेम भेंट है जी, आपको हैप्पी बर्थडे। ये कोई मुद्दे की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं भैया। हमारे लिए अंदर का माल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने को जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। सही बात है कि नहीं? तो कहने का वही उद्देश्य, कहने का वही मतलब मैं कह रहा हूं कि जो अंदर का मैटर होता है एनवलप का, उन्हें हम कहते हैं इनलायर। उन्हें क्या कहते हैं? इनलायर। और जो हमारे एनवलप के बाहर होते हैं उनको कहते हैं हम आउटलायर। और वही चीज जो है हमारी डिटेक्ट होती है, बिकॉज ये हमारे सारे कोर डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस एनवलप के अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे डेटा भी, अगर लेट से अगर आपका ऐसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, बेल कर्व डेटा हम जैसे बोलते हैं, तो अगर हम यहां पे भी कुछ ऐसा इलेप्टिक बनाए, नॉट दिस वे, ऐसा भी नहीं, अगर हम यहां पे भी कुछ ऐसा इलेप्टिक बनाए, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर अकरेंस रहता है डेटा पॉइंट्स का। इस पर्टिकुलर रेंज में बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स आपके इसी में रहते हैं। तो ये आपके सारे कोर डेटा पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर आप ये सेक्शन देखोगे, ये बड़ा पॉपुलर डायग्राम है जी आपके इलेप्टिक एनवलप के लिए। अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे ना, तो यहां पे बहुत ही चुनिंदा डेटा पॉइंट्स रहते हैं, बहुत ही चुनिंदा डेटा पॉइंट्स। क्योंकि वो एकदम लाइक रिडक्शन के स्केल पे आ गया, देखो एकदम कम होने की स्केल पे आ गया, मतलब यहां पे कुछ है ही नहीं, इट्स लाइक दैट। तो यहां चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये आपके आउटलायर्स हों, ये पॉसिबली आपके आउटलायर हो। तो जब मैं इलेप्टिक एनवलप की बात करता हूं तो अंदर वाले आपके इनलायर हैं और उसके बाहर वाले आपके आउटलायर जो है घोषित किए जाते हैं। सिंपल सा बात है। और कंटैमिनेशन का इसमें क्या कनेक्शन होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं, इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं। जैसे जैसे आप कंटैमिनेशन बढ़ाते हो, लेट से आप 0 से 0.5 पे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये आपका इलेप्टिक शेप जो है वो और पतला होता जाता है, और पतला होता जाता है, और पतला होता जाता है। इस तरीके से भैया आपका इलेप्टिक शेप होते जाता है, बराबर है। यानी इससे इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन नोट इट। आप समझ पा रहे हैं? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कंटामिनेशन का एक इनडायरेक्ट मतलब, तो आप यहां पे समझिए। कंटामिनेशन को बढ़ा रहा हूं मतलब क्या? चलेगा मुझे, चलेगा चलेगा। ज्यादा अगर मेरे पास आउटलायर रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर लेट से मैं सिर्फ इतना ही बनाऊं ऐसा, तो यानी कि ये सभी मेरे डेटा पॉइंट्स जो उसके बाहर है, ये सभी के सभी डेटा पॉइंट्स मेरे क्या हो गए? ये सभी क्या हो गए? आउटलायर हो गए। यानी कि मैं चाहता हूं कि कंटैमिनेशन रहे मेरे डेटा में, इसीलिए मैं कंटैमिनेशन फैक्टर बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कंटैमिनेशन कम रहे, तो आप कम से कम भैया 0 के आसपास की वैल्यू दे दो, 0.1 दे दो, 0.01 दे दो। तब देखो आपका भैया कैसा फूला हुआ इलेप्टिक्स दिखता है, जिसमें आपके जो कंटैमिनेशन है या आउटलायर्स हैं वो बहुत ही कम काउंट होते हैं। तो ये रिलेशन आपको कंटैमिनेशन फैक्टर का और आउटलायर का समझना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये तो था भैया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। अब जरा इंप्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। यहां डीबी स्कैन रहेगा, यहाँ पे आइसोलेशन फॉरेस्ट रहेगा, यहाँ पे इलेप्टिक एनवलप रहेगा। सभी चीजों को इंप्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं कि क्या है मुद्दा।
आगे भी बाद में आने वाले हैं कुछ और मुद्दे भी वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। अपना आउटलायर डिटेक्शन वाला भी एक सिंपल सा फंडा है, प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इट्स लाइक यार कि आपने भैया आधे से ज्यादा अपने आउटलायर डिटेक्शन का काम कर चुके हैं। अब मुद्दा सिर्फ क्या बचता है कि आपको भैया डेटा लेना है, उसमें ये टेक्निक लगानी है, और फाइनली डिप्लॉय करते वक्त आपको यूजर इनपुट देना है और पता लगाना है कि ये यूजर इनपुट जो है वो आउटलायर है या नहीं। यही तो होता है आपका प्रोजेक्ट का मतलब, वही आपका आउटलायर डिटेक्शन प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे और भी बातें डिस्कस होंगी, बट फिलहाल बेसिक फंडामेंटल चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग मेक ब्लॉब्स का इस्तेमाल यहां करने वाले हैं। मेक ब्लॉब्स में मैंने ले लिए 500 सैंपल। यहां पे मैं लेट्स कंसिडर 3 ब्लॉब्स लेना चाहता हूं तो 3 सेंटर ले लिए ना। व्हाट इज दिस क्लस्टर एसटीडी, क्लस्टर स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4, यानी कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो क्लस्टर लाइक सेंटर्स बनते हैं या क्लस्टर्स बनते हैं, वो ऐसे एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं, लेकिन यहां पे मैंने जानबूझ के स्टैंडर्ड डिविएशन डलवाया। क्यों? ताकि ये एक दूसरे से दूर हो जाए, और जितने दूर होंगे उतना बढ़िया आउटलायर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए तो किसी ने बोला था ना वेरी फार, है ना, डिफरेंट फ्रॉम, तो वही तो है ये। इसीलिए मैं स्टैंडर्ड डिविएशन डाल रहा हूं ताकि एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो सके बाय द फैक्टर 0.4। बाकी रैंडम स्टेट की तो गाथा हम बहुत बार गा चुके हैं। देखो भैया डेटा कुछ इस तरीके से मेरा प्लॉट करने के बाद दिख रहा है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, यहां पे मैं क्लियरली डिफाइन करता हूं व्हाट शुड बी माय रेडियस। डीबी स्कैन पहले अप्लाई करते हैं, पहले डीबी स्कैन अप्लाई करते हैं। मैं बोलता हूं भैया मेरा रेडियस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय रेडियस। तो वो बोलता है एप्सिलॉन इक्वल टू, एक काम करो 0.3 ले लो, मिनिमम सैंपल इक्वल टू 10 ले लो, और ये डीबी स्कैन के हमारे पैरामीटर है जो मैंने मेंशन कर दिए। और फिर उसमें मेंशन मैंने किया कि भैया चलो मेरा फिट कर दो एक्स डेटा। एक्स डेटा हमें वाई से लेना देना नहीं है यहाँ पे। वी डोंट केयर अबाउट वाई, जैसे कि हमने क्लस्टरिंग टेक्निक कल देखी थी। वो भैया हमको लेना देना नहीं है क्लस्टरिंग में कि लेबल डेटा नहीं हमें, मतलब चाहिए ही नहीं भाई, वो तो पहली बात तो वी डोंट वांट इट। तो वैसे ही यहां पे भी है, यहां पे भी भैया आउटलायर डिटेक्शन में हम लोगों को उससे ज्यादा इतना कुछ चीजें एक्सपेक्टेड नहीं होती। अगर आप गौर से यहां देखेंगे तो मैंने ये डेटा दे दिया, वो फिट हो गया। अब देखो डेटा कैसा दिख रहा है। एनी इशू इन दिस, एनी प्रॉब्लम? कोई इशू है, प्रॉब्लम है? कोई डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये चीज क्या है? ये तो कुछ नहीं यार, उसने जैसे क्लस्टरिंग करता है वैसा क्लस्टर हमारे सामने रख दिया है। कौन सी बड़ी बात है ऐसी, हमारे सामने क्लस्टर रख दिया। एनीवन, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? अक्षय जी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मिनिमम सैंपल इज इक्वल टू मिनिमम साइज इक्वल टू 10। मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, जब शुरुआत में मैं इंट्यूशन बता रहा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही था। डीबी स्कैन में हम एप्सिलॉन एंड मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल कितने होने चाहिए वो डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाट द मिनिमम सैंपल इक्वल टू 10 है। आप लगता है 3 लगाइए, 5 लगाइए, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यहां पे ये मैटर क्या है। यहां तो किसी भी तरीके से भैया कौन सा आउटलायर डिटेक्ट हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, भैया फंडा चल क्या रहा है। कोई बता पाएगा गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सर मैं कोई आउटलायर नहीं देख रहा, सब इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूं, दर्शन जी भी सही कह रहे हैं, ये सही लाइन पे चल रहे हैं। किस नॉर्मल तो लग रहा है यार, देखो ऊपर जो था आपका यही सैंपल थे, यहां पे भी यही सैंपल है, सब कुछ तो सेम है। तो इसका मतलब यहां पे कोई आउटलायर्स नहीं है, ऐसा मतलब निकालू क्या मैं? हाउ मेनी आर विथ दिस माई स्टेटमेंट कि आउटलायर्स इसमें है ही नहीं? कौन कौन हामी भर रहा है, यस यस नो बताइए कि इसमें आउटलायर है ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? अच्छा, रोशन जी कह रहे हैं नहीं है सर, हाँ आउटलायर है उसमें सर। कुणाल जी कह रहे हैं हाँ सर आउटलायर नहीं है। आकिफ जी कह रहे हैं मैं शुरुआत में बोल चुका हूं लेबलिंग नॉट रिक्वायर्ड। हाँ लेकिन आप यहां पे जो है थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया आकिफ जी ने, अगर आपका वही सेंस है मतलब है। हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोकल आउटलायर तो और भी बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, वो तो मैं डिस्कस करने वाला हूं। मिनिमम सैंपल करना पड़ेगा। चलो मैं आपको आंसर देता हूं, एक्चुअल में यहां कोई गलती ही नहीं है। यहां कोई गलती नहीं है, गलती है ही नहीं यहाँ पे। ये जो प्रिंट हुआ है ये जरा प्रिंट स्टेटमेंट पे नजर तो मारो। ये सेम वही प्रिंट एक्स के ऊपर मैंने प्रिंट किया है। क्या मैंने इसकी लेबल्स या इसके प्रिडिक्शंस प्रिंट किए? मैंने नहीं किए। मैंने सिर्फ अपना ऊपर का डेटा उठा के यहां प्रिंट कर दिया, और बस मेरे जो लेबल्स थे वो कलर को असाइन कर दिए कि मेरे लेबल्स के हिसाब से मेरे जितने भी क्लस्टर्स हैं वो मुझे अलग कलर में दिख सके, दैट्स इट। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। यस, सिर्फ कलर किया मैंने और कुछ नहीं किया। लिपाई पुताई कलर मारने का काम किया मैंने। अब आते हैं मेन काम के ऊपर। अब आते हैं मेन काम के ऊपर, अब गौर से देखिएगा। मैंने ये फिट तो कर दिया, ट्रेन तो कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया एक ही स्टेप में। अब ये डीबी जो है मेरा डीबी स्कैन का ऑब्जेक्ट है।
ये मेरा इस रिस्पेक्टिव डेटा पे ट्रेन हो चुका है। अब मैंने यहां पे y की जगह पे डीबी डॉट लेबल्स दे दिए। y की जगह पे डीबी डॉट लेबल्स दे दिए। आउटलायर दिख रहे हैं? आउटलायर दिख रहे हैं? डीबी लेबल्स दे दिए। अब डीबी लेबल्स हमें क्या बताता है? लेबल्स यानी वो वैल्यूज जो कि आपके डेटा के साथ जुड़ी होती है, जो कि आपको बताती हैं कि कौन सा नॉर्मल डेटा पॉइंट है और कौन सा आउटलायर है। तो जो आउटलायर है देखो वो अलग कलर में यहां पे जुड़ चुके हैं। देखो ये आउटलायर्स है। दीज आर द आउटलायर जो कि कोर पॉइंट से दूर दूर है। देख लीजिए, देख लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए अपने चक्षुओं की। ओके, अपने आंखों की जो है चक्षुओं की थोड़ी संतुष्टि यहां पे आप कर लीजिए किस प्रकार से हो रही है। इसके ऊपर भी आगे सवाल और आने वाला है, बट आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा। ये वाला फंडा तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आउटलायर बढ़िया तरीके से डिटेक्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंडा जानते हैं, जो कि कुछ ऐसा डेटा है भाई। ये क्या है? मैंने यहाँ पे 2000 डेटा पॉइंट लिए, सेंटर ठीक है, दो ही ले लिए हैं ब्लॉब्स के। यहाँ मैंने क्लस्टर स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया ताकि मेरा आउटलायर ज्यादा दिखे, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने अभी इस पे लगाया इलिप्टिक एनवलप। आपने सोचा मैंने क्यों इस तरीके का डेटा लिया हुआ है? क्योंकि इस पे इलिप्टिक एनवलप आपको अच्छी तरीके से लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। दिखाता हूं, दिखाता हूं। इसमें मैंने कंटैमिनेशन बहुत ही कम कंसिडर किया है, मैं आपको ज्यादा भी कंसिडर करके दिखाऊंगा। इसमें मैंने कंटैमिनेशन बहुत ही कम कंसिडर किया, 0.01 का, ठीक है। एंड फिर मैंने उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको फिट कर दिया, मॉडल से प्रिडिक्शंस लिए, और जो भी प्रिडिक्शंस थे वो मैंने कलर को दे दिए ताकि मैं अलग अलग कलर में अपने रिस्पेक्टिव आउटलायर और नॉर्मल डेटा पॉइंट को देख सकूं। और ये देखो आपके समक्ष यहां पे हाजिर है, ये है आपके आउटलायर्स। दीज आर योर आउटलायर्स एंड दीज आर योर इनलायर्स। इलेप्टिक दिख रहा है? इलेप्टिक दिख रहा है शेप? नहीं दिख रहा सर जी, मजाक कर रहे हो क्या? इलेप्टिक शेप नहीं दिख रहा है? अच्छा जी, ठीक है, 0.1 रख के देख लेते हैं। यहां से शुरुआत करता हूं वापस रन करने की। ओके, 0.1 रख के देख लेते हैं। अभी मैंने 0.01 रखा था, बहुत कम। देखो अभी भी रन हुआ कोड यहां पे आपके सामने आउटपुट में। अब मैंने उसमें से जीरो हटा दिया, 0.1 कर दिया, यानी मैंने उसका बढ़ा दिया भैया। अब इलिप्ट दिख रहा है? अब दिख रहा है? लिफाफा दिख रहा है इलिप्टिक? हाँ, दिख रहा है उस शेप का? चलो और बढ़ा देते हैं भैया, बढ़ा देते हैं यार, अपना क्या जा रहा है? अपने को तो एक्सपेरिमेंट करने से मतलब है। दिख रहा है? विजिबल? प्रॉपर इलिप्स दिख रहा है, प्रॉपर। इसीलिए जानबूझ के मैंने ये डेटा लिया ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि काम हो कैसे रहा है। चलो और बढ़ा देते हैं। अपने को क्या है जी, अपने को क्या ही है, ये देख लो भैया, बढ़िया सा इलिप्स दिख रहा है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलो अब तो मैं एकदम भैया 5 वाला ही ले लेता हूँ ना, अगर इतना अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। अरे भाई मतलब अब तो तुमने कंटैमिनेशन इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि मतलब मेजोरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके आउटलायर में आ गए और माइनॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके इनलायर में आ गए। अब बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम कभी भी ये 0.5 तक नहीं जाते, वी डोंट गो टिल 0.5। हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा हम लोगों को यार ऐसा नहीं कि हमें सभी डेटा पॉइंट्स को अपने आउटलायर डिटेक्ट लाइक बताना है, ऐसा नहीं होता। हमें कुछ ही जो है पॉइंट्स उनको भैया सामने पेश करना होता है, दिखाना होता है, दैट्स इट। तो इसलिए आप अगर 0.01 0.02 है ना ऐसे खेलेंगे तो काफी अच्छा होगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, आइसोलेशन फॉरेस्ट। इसके दो हम लोग भैया इंप्लीमेंटेशन देखेंगे ताकि आपको लोकल और जो ग्लोबल वाला फंडा है वो अच्छी तरीके से क्लियरली इंप्लीमेंटेशन वाइज समझ में आए। कुछ नहीं किया मैंने, आइसोलेशन फॉरेस्ट वाला फंडे का ऑब्जेक्ट यहां तैयार किया, उसको ट्रेन किया मेरे इनिशियल एक्स डेटा के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर मैंने क्या किया, उसको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद मैंने उसके प्रिडिक्शंस लिए और प्रिडिक्शंस को कलर की जगह रख दिया। देखो जी दिख रहा है? अब देखो जी दिख रहा है? क्लियर इनफ जी? अब आपके लिए मेरा एक प्रश्न है। ऑब्वियस सी बात है, फर्क तो बहुत बड़ा है, फर्क तो बड़ा ह्यूज है जो आपको यहां देखने को मिल जाएगा आइसोलेशन फॉरेस्ट में और आइसोलेशन फॉरेस्ट में और डीबी स्कैन में। व्हाट डिफरेंस कैन यू नोट डायग्रामेटिकली? गिव मी आंसर फॉर दिस। मुझे इसके लिए उत्तर दीजिए। आइसोलेशन फॉरेस्ट में जो डायग्राम है और जो आपका डीबी स्कैन का डायग्राम है उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस है? जस्ट लेट मी नो। आउटलायर्स आर मोर इन आइसोलेशन। नहीं ठीक है चलो, वो वाली बात को चलो ठीक है, उसको अपन इतना नहीं देंगे अहमियत। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, महिमा जी ने बढ़िया उत्तर दिया है। बहुत सही, बहुत सही। मतलब वहां पे क्लस्टरिंग भी हुई है, क्लस्टर्स को भी अलग कलर दिया गया है,
लेकिन यहां पे सिर्फ आउटलायर और नॉर्मल, इसीलिए मैंने बोला था ना, वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके ऊपर जो रहेगा वो आपका आउटलायर रहेगा, उसके नीचे जो रहेगा वो नॉर्मल डेटा पॉइंट रहेगा। तो यही बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके डेटा पॉइंट्स का आइसोलेशन फॉरेस्ट में किया जाता है। लेकिन डीबी स्कैन जो है वो क्लस्टरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आपको समझनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो आपको पूछी जा सकती है भैया आपके इंटरव्यू में। हाँ, रही बात यार, हाँ मैं लोकल आउटलायर को एक्चुअली दिखाने वाला था दो फेजेस में। पहले तो ये वाला एक फेज दिखा देते, कुछ नहीं किया जी, मैंने लोकल आउटलायर फैक्टर ले लिया। उसमें बोला मुझे कितने नेबर चाहिए, जैसे एग्जांपल में 3 लिया था, तो मुझे भी भैया यहाँ पे 3 3 नेबर का स्कीम चलाना है एमएलएम का, तो उस तरीके से भैया आगे अपन चलेंगे। और वो मेरा जैसे वो एक तरीके से यार ऑब्जेक्ट बन गया, फिर ट्रेन कर दिया, वो ट्रेन हो चुका है सक्सेसफुली, उससे प्रिडिक्शन लिए मेरे एक्स डेटा के ऊपर, और जो प्रिडिक्शंस मैंने यहाँ पे कैच किए उनको जब कलर को असाइन किया तो देखो कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लियरली यू कैन नोटिस इट। अभी तक जो हमने आउटलायर देखे थे और अब यहां जो मुझे आउटलायर दिख रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहां लोकल आउटलायर भी कैच किए हैं। आप देख सकते हैं कोई नहीं सोचेगा कि ये मेरे आउटलायर हो सकते हैं विद इन द क्लस्टर, कोई नहीं सोचेगा, बट ये लोकल आउटलायर ने सोचा, ये सोचा। शायद यहाँ पे 3 नेबर थे, अगर हम लोग नंबर ऑफ नेबर बढ़ा दें घटा दें, ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, तो मुझे बताइएगा नंबर ऑफ नेबर बढ़ाने से या नंबर ऑफ नेबर्स को घटाने से व्हाट इंपैक्ट विल बी क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जरूर करिएगा। लेकिन आपको यहां एक चीज समझनी है कि लोकल आउटलायर भी डिटेक्ट हो रहे हैं, ये प्रूफ है इस बात का, जो कि जिस तरीके से आपको देखो विद इन द क्लस्टर भी आउटलायर डिटेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मे बी उनका जो डिस्टेंस है, उनकी जो डेंसिटी देखो, यहां पे जो चिपके हुए डेटा आइटम्स है उनकी डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे थोड़ी सी लेट से कम होगी, तो उसने वो उस हिसाब से भैया जो है प्रिडिक्ट किया है। लेकिन शायद आपको यहां इतना मामला अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। चलो एक कस्टमाइज एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं। मैंने एक भैया अपना एक्स 2 डायमेंशनल एरे लिया, उसको इस तरीके से प्लॉट किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दीज आर द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहां प्लॉट होने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ये मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा लोकल आउटलायर है, और ये मेरा ग्लोबल आउटलायर है। बात तो क्लियर है यहां तक? वही तो करना है अभी। यहां पे मैंने अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स को दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट वाई को दे दिया, रीशेप कर लिया मेरे एक्स कोऑर्डिनेट्स को। लोकल आउटलायर फैक्टर जो मैंने अभी यहां पे नेबर इक्वल टू 3 लगाया था, यही सेम फंडा। लोकल जो बेसिकली आउटलायर फैक्टर वाला एल्गोरिथम था उसमें के इक्वल टू 3 यानी नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू 3 मैंने ले लिए, उस मॉडल को फिट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू माई दिस डेटा। वैसे भी हमें जो है वाई से इतना लेना देना है नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। ओके, यहाँ पे मैंने एक्स डेटा जो है अपना यहाँ पे उपस्थित आपके सामने रख दिया है, कर दिया, उससे मैंने प्रिडिक्शंस निकलवाए, और प्रिडिक्शन जो मैं यहाँ पे भैया डिस्प्ले करवाता हूं, नाउ इट इज प्रिटी क्लियर आई थिंक सो। दीज आर माई actual original data points, this is my local outlier, this is my global outlier, which is actually in altogether as detected as a outlier। बात क्लियर है? बात सिंपल है जी, बात समझ में आई जी। बस इतना ही था आज का फंडा, इतना ही था, सिंपल था। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड। चलो तब तक यस नो का हल्ला मचाइए। चलो आज तो यस नो का हल्ला मचना चाहिए, मचना चाहिए भैया, यस नो का हल्ला। चलो 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 भैया, भाई जी जान लगा दी यार, आप यस या नो करने में टाइप में यार जी जान लगा दीजिए हैं। हाँ वो अंकित जी करके देखना है, वो करके देखना है एक बार। नंबर ऑफ नेबर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आउटलायर डिक्रीज होंगे, ऐसा आपका कहना है। एक बार करके देखिएगा जरूर। ये सारी फाइल्स आपके साथ शेयर होने वाली जैसे अभी तक होती आ रही हैं। ओके, अरे भाई रोशन जी ने यस नो का सच में हल्ला मचा दिया। ठीक है, बढ़िया है, चलो ये भी सही है। चलो सही है, सही है, सही है यार, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप एक बार इसे अपने एंड पे इंप्लीमेंट कीजिए। आ आकिब जी कह रहे हैं नो कनेक्शन इन दैट। आकिब जी लिटरली नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आप लेट से अगर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं, और उस आइसोलेशन ट्रीज के जरिए अगर आप रिग्रेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेट्स फॉर से डिसीजन ट्री रिग्रेशन या आइसोलेशन ट्री रिग्रेशन, इट्स वो तो बात बनती नहीं ना, क्योंकि आप वहां पे भैया बहुत ज्यादा स्क्रूटनी कर रहे हो, मतलब आप वहां पे सीधा सीधा एक डेटा पॉइंट तक रीच आउट कर रहे हो, तो उसका तो कोई। सत्यम जी, एमएल का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होने वाले हैं? अगले वीक में जी, अगले वीक में। अगर मैं एक एक ट्रू बात आपसे कहूं, अगले वीक तक जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, हम प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा जो सीखने वाला पार्ट है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें सिर्फ क्या बचेगा पता है? कैसे इन सबको जोड़ना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे यूजर की वैल्यू पे हमें एक ऐसा डिप्लॉयड इंटरफेस से आंसर मिलता है,
ये चीजें चेक करनी है। हम रिग्रेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट, क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लस्टरिंग के ऊपर, आउटलायर डिटेक्शन के ऊपर, मतलब जितने भी हमने डोमेन्स को अभी तक एमएल में टच किया है उनके फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ। कई बार तो वही डेटा जो है अपना रहने वाला है। अब आपको ये एक्सरसाइज रहेगी दैट यू चेंज द डेटा, अप्लाई द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, डिप्लॉय द थिंग्स दैट वी हैव डन, लाइक जब हम करेंगे ऑब्वियसली डिप्लॉय में आएंगे तब। हाँ जी, फ्लास्क है, फास्ट एपीआई है, बिल्कुल है जी। हाँ बिल्कुल अंकित जी, यस, यू नीड टू नो अबाउट आउटलायर। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप आउटलायर को पहचानोगे नहीं तो फिर दिक्कत तो होगी। बराबर है, तो इसीलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी, नहीं तो वो आपका मीन डिविएट कर देता है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। चलो ठीक है भैया, आज के लिए फिर अपन यहीं पे विश्राम लेते हैं, और कल मिलते हैं, क्या बोले? अंकित जी कह रहे हैं सर टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। एक बार भैया आप रिकॉर्डिंग वापस देख लीजिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने तो देखो यार अपनी तरफ से ना, एक एक आप खुद ही ऐसे प्रयास कीजिएगा, कहीं और से देखिए भैया ये चीज इतनी आसान तरीके से मिलती है क्या। आई एम डैम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूं भैया, जितना आसान, जिस हद तक आसान और जिस हद तक क्लियर मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से आपके सामने रखा है ना, उतना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं तो अपना पूरा बेस्ट 100% दे रहा हूं, हर एक सेशन में दे रहा हूं। तो थोड़ा बहुत आप भी प्रयत्न कीजिए, रिकॉर्डेड सेशन वापस एक बार देखिए, कुछ ना समझ में आए तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा नंबर तो है ही, मुझे मैसेज करिएगा जरूर, है कि नहीं? आह, अच्छा ओके। ये वाला मामला बिफोर सही रहेगा आई थिंक दर्शन जी। हम्म, बिफोर ही सही रहेगा ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज द थिंग। चलो फिर ठीक है, आज भैया यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं कल, बढ़िया से कुछ और मुद्दे डिस्कस करते हैं। चलो टेक केयर जी, बाय बाय जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। अरे भाई एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे कुछ आ गया, एक मिनट। हाउ टू एक्सपोर्ट फिगर विथ हायर डीपीआई इन फाइल फॉर्मेट। देर इज अ देर इज अ पिलो लाइब्रेरी एंड ऑल्सो देर इज अ इमेज लाइब्रेरी, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू सेव द इमेजेस। जस्ट सर्च आउट फॉर दैट आकिफ जी, ठीक है? वैसे तो इस सिलेबस के अंदर नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट सजेस्टिंग पिल्लो, एंड आई थिंक इमेज लाइब्रेरी इज देयर, कैप्स लॉक में इमेज। उसको एक बार चेकआउट करिएगा, उसके जरिए आई थिंक आप सेव कर सकते हैं वाइल द कोड इज रनिंग। तो वहां पे आप सेव ऑप्शन के जरिए, फंक्शन के जरिए उस लाइब्रेरी के, हम उसे अपने ही सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे।